आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है और इसको अंग्रेजों ने क्यों लागू किया और उसके लागू करने के पीछे मुख्य रूप से उनके क्या उद्देश्य थे, यही हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, ठीक है, ये अंग्रेजों की देन है। अगर मूल रूप से कहा जाए तो अंग्रेजों से पहले भी भारतीय राजा इसे लागू कर चुके थे। बात है 1799 में। 1799 में टीपू और 1818 में, मतलब 1799 में मैसूर और 1818 तक मराठे जो थे उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जिससे मद्रास और बॉम्बे अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गए। इन नए जीते गए क्षेत्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अंग्रेजों को एक निश्चित भू राजस्व व्यवस्था निश्चित करनी थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे यानी बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी मुख्य रूप से। इसके अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य का 51% क्षेत्र जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। इसे सबसे पहले 1792 में कर्नल रीड ने, ठीक है, कर्नल रीड ने इसे 12 महल क्षेत्र में लागू किया था। आगे इस व्यवस्था को 1820 में मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया और 1825 में एल्फिंस्टन नामक अंग्रेज ने 1825 में इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। मतलब कि 1792 में कर्नल रीड ने इसे 12 महल क्षेत्र में लागू किया। 1820 में मुनरो ने इसे मद्रास में लागू किया और 1825 में एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे में लागू किया। ठीक है, इन क्षेत्रों की अपनाई गई व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से अनुबंध किया गया कि वो सीधे लगान जो है वो अंग्रेजी सरकार को देंगे। इसी व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के अपनाने के क्या कारण थे? कारण यह था कि स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों को कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ भू राजस्व में अधिक लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था और इसीलिए अंग्रेजों ने मद्रास और बॉम्बे में अस्थायी अनुबंध किया। दक्षिण पश्चिम भारत में उत्तर भारत के जमींदारों की तरह कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था, अतः अंग्रेजों ने सीधे किसानों के साथ अनुबंध किया। मुनरो और एल्फिंस्टन जैसे अधिकारियों पर उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव था। उनका मानना था कि जमींदार जो वर्ग है वो एक प्रकार का अनुत्पादक वर्ग है, इसीलिए भू राजस्व का अनुबंध सीधे जो है किसानों के साथ किया जाना चाहिए। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया था, जिससे दूर स्थित जमींदारी के कारण कृषि के विकास भी प्रयास जो है बिल्कुल नहीं हुए थे और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नई भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया गया। अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो इस व्यवस्था में ये था कि इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जो है वो किसानों को दिया गया। किसान अपनी भूमि का क्रय कर सकते थे, विक्रय कर सकते थे, लेकिन हाँ, अगर किसान लगान चुकाने में असमर्थ रहते थे तो उनकी भूमि को जब्त किया जा सकता था।
रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का प्रबंधन अस्थायी रूप से 10 से 40 वर्षों के लिए किया गया था और समय समय पर भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए इसका दोबारा निरीक्षण भी किया जाता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व की जो दर थी वो उत्पादन का 50 से 60% तक थी। ठीक है, भू राजस्व जो है वो उत्पादन का 50 से 60% तक थी। अगर इसके सकारात्मक प्रभावों की हम बात करें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़े, तो इनकी बात करें तो अगर सकारात्मक प्रभाव जो है वो सकारात्मक भी थे, नकारात्मक भी थे। अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो इस व्यवस्था से सरकार और किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और उन्हें अपनी भूमि को विक्रय करने का भी अधिकार दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का सर्वेक्षण के उपरांत ही उत्पादक शक्ति के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाना था। साथ ही किसानों को एक छूट दी गई थी कि वे जिस भूमि को जोतना चाहें और उसी प्रकार की भूमि को वो ग्रहण कर सकते हैं। अगर नकारात्मक प्रभावों की बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो प्रारंभ में तो भूमि की उत्पादक शक्ति के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया था, लेकिन आगे चलकर केवल अनुमान के आधार पर ही भू राजस्व जो है वो निश्चित कर दिया गया। इस व्यवस्था ने भूमि के स्वामित्व नाम मात्र के लिए किसानों को दिया गया था, क्योंकि भू राजस्व की राशि जो है बहुत अधिक होती थी, जिससे किसान भू राजस्व की राशि चुका नहीं पाते थे और उन्हें अपनी भूमि गंवानी पड़ती थी। ठीक है, और इस पद्धति में भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया, जिससे हुआ कि भूमि का विखंडीकरण को प्रोत्साहन मिला। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। सबसे पहली समस्या जो आई कि न्यायिक विवाद बढ़े, उत्पादन में कमी आई, भूमि का मूल्य बढ़ गया, क्योंकि धनवान वर्ग ही भूमि खरीद सकता था, निर्धन तो भूमि खरीद नहीं सकता था। इससे धनवान जो है वो अधिक धनवान बनते चले गए और निर्धन जो थे वो बेचारे और अधिक गरीब होते चले गए। इस व्यवस्था में भू राजस्व प्रायः नगद ही वसूल किया जाता था, जिससे किसान नगदी कृषि करने के लिए विवश हुए। खाद्यान्न फसलों की कीमत जो है कम होती थी, जबकि नगदी फसलों की कीमत जो है वो अधिक होती थी। इस प्रकार कह सके कि कृषि से किसानों को अनेक प्रकार की हानियां हुई। पहले खाद्यान्न की कमी हो गई कि किसानों ने नगदी फसल को अपनाना शुरू किया। अब जब खाद्यान्न की कमी हो जाएगी तो भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। और दूसरा है वाणिज्यिक खेती को प्रारंभ करने में किसानों को महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा, जिससे किसान जो थे वो और कर्ज में आ गए। इस व्यवस्था में किसानों के साथ अनुबंध स्थायी रूप से नहीं किया गया था। साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति जो मजबूत नहीं थी और किसानों ने कृषि के विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए। तो इस प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था के कुछ दोष भी थे और कुछ लाभ भी थे। बस एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, लेकिन किसानों की स्थिति पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर आज की परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में किसान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ खुदरा खरीदता है और सब कुछ थोक में बेचता है, लेकिन दोनों तरफ माल ढुलाई का भुगतान हमारा किसान ही करता है।